Hi Vachawari, welcome to the class. I hope you guys are fine and welcome to my channel खुशी वासन. आपको दिख ही गया होगा कि बहुत डिफरेंट सेटअप है and I'll try to do justice with this setup. एंड शुरू करते हैं यार. लेट्स जस्ट बिगिन. अब मैं मेक श्योर करूँगी कि इंटायर जो वीडियोस हैं वो 25 to 30 मिनट्स के अंदर अंदर हो एंड आई मेक श्योर कि एटलीस्ट हम 3 वीडियोस के अंदर एटलीस्ट एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लें. सो दैट्स अबाउट इट. दैट्स वी आर गोइंग टू डू एंड लेट्स जस्ट बिगिन. लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द सेशन. लेट्स जस्ट स्टार्ट विद टर्म 2 एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ईच वन ऑफ यू. चलिए जी शुरू करते हैं. लेट्स जस्ट बिगिन. अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो. एंड अगर आपने नोट्स, क्योंकि इन सबके नोट्स जो हैं आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, जो है टेलीग्राम चैनल, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस पर फॉलो कर उसको ज्वाइन कर लेना ताकि आप लोगों को मिल जाए. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. सो आपको पता ही है हम लोग न्यू सेंटर्स ऑफ पावर कर रहे हैं. न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, पहले इसका नाम था ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, अब हो गया है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर. और इसका जो सबसे पहला टॉपिक है विच इज यूरोपियन यूनियन, हम इसको कवर करेंगे. न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में आप सिर्फ यूरोपियन यूनियन ही नहीं पढ़ोगे, आप लोग एशियान भी पढ़ोगे. यू गोइंग टू टॉक अबाउट चाइना, की चाइना कैसे एक नया सेंटर ऑफ पावर बन गया और कैसे उसकी हेजेमनी जो है वो बढ़ती जा रही है. देन उसके बाद आप लोग जो है वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट जापान, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट साउथ कोरिया, वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट इजराइल. हम लोग इजराइल के बारे में भी बात करेंगे. हम लोग जो है इन सब चीज़ों के बारे में वी गोना टॉक इन डिटेल. एंड ऑफ कोर्स ब्रिक्स, हाँ ब्रिक्स एडेड टॉपिक है तो वो भी हम शुरू करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. लेट्स जस्ट बिगिन विद मार्शल प्लान. सबसे पहले तो ये यूरोपियन यूनियन का सबसे पहला टॉपिक है विच इज मार्शल प्लान. तो भैया ये जो मार्शल प्लान है ना, इसके अंदर क्या हुआ था, आई जस्ट लेट यू नो. यूरोप ने क्या किया था, यूरोप ने एक्सटेंड किया था, यूएसए ने एक्सटेंड किया था मैसिव फाइनेंशियल हेल्प. क्योंकि आप सबको पता ही है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो है यूरोप की इकोनॉमी जो है बिल्कुल ड्रेन डाउन हो गई थी. यूरोप ही नहीं, जितने भी सारी कंट्रीज थी जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और जिन्होंने लड़ाई करी थी, उनकी सबकी इकोनॉमी, ऑब्वियस सी बात है यार, अगर हम एक देश के साथ भी लड़ते हैं तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी कितनी कम हो जाती है. तो ये तो वर्ल्ड वॉर था. सो ये बेसिक चीज थी. तो यूरोप की इकोनॉमी वाज ड्राउन्ड, जिसकी वजह से यूएसए ने जो है मैसिव फाइनेंशियल हेल्प, यूएसए ने मैसिव फाइनेंशियल हेल्प करी थी. किसकी करी थी बच्चा वाली? करी थी आपकी यूरोप की. ठीक है जी, मैसिव फाइनेंशियल हेल्प करी गई थी यूरोप की. अब पूछ लो यार, ये भी पूछ लो कि क्यों यूरोप इतना मेहरबान था, यूएसए इतना मेहरबान था यूरोप पे, स्पेशली वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज पे. तो वो इसलिए मेहरबान था, आपको याद है कि हमने कोल्ड वॉर में पढ़ा था कि वर्ल्ड वॉर 2, एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 वाज द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर. तो उस टाइम पे यूएसए को चाहिए था सपोर्ट यूरोप का टू फॉर्म नेटो. ओके, आपको याद है नेटो फॉर्म करी गई थी 1949 के अंदर. तो टू फॉर्म नेटो जो है यूरोप का सपोर्ट चाहिए था. तो ये गिव एंड टेक रिलेशन था. पता है, यूएसए ने सपोर्ट किया, यूएसए ने फाइनेंशियल हेल्प दी, एड दिया, फाइनेंशियल एड दिया आपके यूरोप को. एंड साथ ही साथ यूरोप से वापसी में नेटो का मेंबरशिप मांगा. ऑलराइट, आपकी बुक में भी गिवन है. प्लीज बुक लेके बैठना, बिना बुक के मत पढ़ना. अगर पढ़ रहे हो तो स्किप कर दो इस वीडियो को. सो यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे 52 पेज नंबर पे सेकंड पैराग्राफ पे गिवन है कि यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 वाज एडेड बाय कोल्ड वॉर. सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग इज देयर. एंड यहाँ पे मार्शल प्लान की डेफिनेशन भी दे रखी है कि अमेरिका ने एक्सटेंड किया मैसिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोप्स इकोनॉमी, यूरोप की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, एंड जिसको हम मार्शल प्लान बुलाते हैं. और यूएस ऑल्सो क्रिएटेड अ कलेक्टिव सिक्योरिटी, जिसको हम नेटो बुलाते हैं, जिसमें यूरोप का साथ मांगा गया था. ठीक है जी. सो ये है बेसिकली. तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मार्शल प्लान कहते हैं. अब चलते हैं और बात करते हैं वाई मार्शल प्लान. क्यों यूएसए ने मदद क्यों करी? आई थिंक मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता ही चुकी हूँ कि यूरोप से यूएसए, क्योंकि यूरोप भैया यूएसए कुछ फ्री में नहीं करता है. सो प्लीज ऐसा नहीं है कि यूएसए अपने मन से दे रहा है और यूरोप ले रहा है. नहीं, वापसी में यूएसए जो है वो कोल्ड वॉर के टाइम पे यूरोप, स्पेशली वेस्ट यूरोप से साथ चाहता था अपना. तो इसीलिए जो है यूएसए ने फाइनेंशियल हेल्प दिया. क्यों? क्योंकि यूरोप की इकोनॉमी जो है वो बहुत डाउन हो गई थी, बहुत खत्म हो गई थी, उसको रिवाइव करने के लिए. और साथ ही साथ दूसरा रीजन क्या था कि नेटो में यूरोप, वेस्ट यूरोप का एक साथ चाहिए था. ओके जी.
उसके बाद बात करते हैं OEEC के बारे में। आप जब मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ पेज नंबर 52 पे, तो उसकी नेक्स्ट लाइन पे गिवन है कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, गाइस दिस इज द फुल फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दिस वाज फॉर्म्ड इन 1948 आई गेस। हाँ जी, 1948 इसको फॉर्म किया गया था। प्लीज इसका फॉर्मेशन डेट याद रखना, ठीक है। इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस बनाए हैं आप लोगों के लिए, ताकि सब्जेक्टिव पेपर है इस बार, जो अभी तक CBSE बता रहा है, अभी पता नहीं कोविड का आउटब्रेक कितना चलता है तो वो ऑब्जेक्टिव ना कर दे, बट अभी जो नोटिफिकेशन है वो है कि सब्जेक्टिव पेपर है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने I've given you the questions, okay? And notes जो हैं, क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेंगे। So 1948 के अंदर जो है OEEC एस्टैब्लिश हुआ। ये OEEC मार्शल प्लान के अंडर था, ठीक है, इट वाज अंडर मार्शल प्लान, ठीक है। ये क्यों बनाया गया, वाई वॉज इट मेड, इट एक्चुअली, ये जो OEEC है इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसके नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि भैया ये एक चैनल था, एक जरिया था जिससे यूरोपियन स्टेट्स को एड मिलती थी, ओके किसके थ्रू, USA के थ्रू। सो दिस वाज अंडर मार्शल प्लान ओनली। उसके बाद बात करते हैं काउंसिल ऑफ यूरोप की, ओके नंबर 4 काउंसिल ऑफ यूरोप। तो आप इसी के नीचे आओगे, मैं आपको NCERT से पढ़ा रही हूँ लाइन बाय लाइन, तो प्लीज आप गो थ्रू दी NCERT एज वेल। सो अगर आप इसी के नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा होगा कि काउंसिल ऑफ यूरोप स्टैब्लिश हुआ था। काउंसिल ऑफ यूरोप कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, ये OEEC के एक साल बाद स्टैब्लिश हुआ था, विच वाज समवेयर अराउंड 1949, ओके। काउंसिल ऑफ यूरोप स्टैब्लिश हुआ 1949 के अंदर। इसका मार्शल प्लान से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ यूरोप का अपना प्लान था, ओके यूरोप का अपना प्लान था, ताकि वो क्या कर सके, वो पॉलिटिकल कोऑपरेशन कर सके, ओके ताकि जो काउंसिल ऑफ यूरोप है वाज अनदर स्टेप फॉरवर्ड फॉर पॉलिटिकल कोऑपरेशन। सो इसका मेन एम क्या था, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, ठीक है बच्चा वारी, पॉलिटिकल कोऑपरेशन इनका मेन एम था। कब एस्टैब्लिश हुआ, 1949। भूल जाओ ऊपर का मार्शल प्लान, दिस इज नॉट रिलेटेड टू मार्शल प्लान, OEEC इज रिलेटेड टू मार्शल प्लान। पीपल गेट कंफ्यूज, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बार बार बोल रही हूँ, ओके। उसके बाद आते हैं यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी पे। ये जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी थी ना, ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है बेसिकली इसको फॉर्म किया जाता है, इसका फॉर्मेशन डेट याद रखो, इसका फॉर्मेशन डेट है 1957। ये 6 कंट्रीज के साथ मिलके जो है ये कम्युनिटी बनाई गई थी। यूरोपियन कंट्रीज ने इस कम्युनिटी को फॉर्म किया था, और ये कम्युनिटी किस काम थी, ये बेसिकली जो है आपका जितनी भी यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी ना, जितनी भी कैपिटलिज्म को फॉलो करती थी, बिकॉज आपको पता है कि जब एंड हुआ वर्ल्ड वॉर का, तो कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म या सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म में 2 भागों में हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो बट गया था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। सो जितनी भी यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्री थी, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप टाइमलाइन इंटीग्रेशन, यूरोपियन कंट्रीज का इंटीग्रेशन करना शुरू करा। उन्होंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी कम्युनिटी फॉर्म करने की कोशिश करी जिसके थ्रू वो लोग एक यूनिट बन सके, एक ब्लॉक बन सके, और साथ ही साथ आगे बढ़ सके। सो 1957 आपकी कम्युनिटी स्टैब्लिश हुई। 6 कंट्रीज ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 कंट्रीज ने जो है इसको फॉर्म किया था, ओके 1957 में इन्होंने अपनी कम्युनिटी बनाई, अपनी यूनिट बनाई, एंड दे कन्फ्रंटेड द वर्ल्ड, ऑलराइट। एंड दिस इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू मार्शल प्लान, सो ओनली यहां तक इट्स रिलेटेड टू मार्शल प्लान। आई नो मैं बहुत बार ये बात बोल रही हूँ, बट आई जस्ट वॉन्ट यू पीपल टू एम्फसाइज इट इनफ, ताकि आप लोग इसको मिक्स ना करें दिमाग में अपने, ठीक है, क्योंकि बुक में ऐसे ही दे रखा है। उसके बाद बात करते हैं, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन, ओके। तो आपका जो यूरोपियन यूनियन एस्टैब्लिश हुआ था, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992। 1992 के अंदर यूरोपियन यूनियन को एस्टैब्लिश किया गया। अब देखो इसका ना सिंपल सा फंडा है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, और ये प्लीज दिमाग में रखना। इसका फंडा क्या है, इसका फंडा ये है कि यूरोपियन यूनियन को जो है फॉर्म किया गया था 1992 के अंदर। जितनी भी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी
उन्होंने ना उन्होंने एक यूनिट फॉर्म करी, ओके, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी जिसका नाम था यूरोपियन यूनियन। वो एक यूनिट उन्होंने फॉर्म करी जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो आज यूरोपियन यूनियन को एक पूरी यूनिट देखता है। जैसे मान लो एक ये यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट, राइट, हर किसी को पता है इट्स अ कॉन्टिनेंट। कल को मेरे को कुछ बच्चे ऐसे भी है जो बोलते हैं मैम यूरोप तो एक कंट्री है, तो नहीं, यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट ऑफ नंबर ऑफ कंट्रीज जिन्होंने एक साथ मिलके एक यूनियन फॉर्म करा जिसको कहते हैं यूरोपियन यूनियन इन 1992। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। और राइट, तो इसको फॉर्म किया गया 1992 के अंदर। कौन सी ट्रीटी को साइन करके इसको फॉर्म किया गया? इसको साइन, एंड बेसिकली जो ये यूरोपियन यूनियन है इसके अंदर वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी। ओके, याद रखना इसको। एंड ये किस ट्रीटी को साइन करके यूरोपियन यूनियन को फॉर्म किया गया? यूरोपियन यूनियन को फॉर्म किया गया था maastricht ट्रीटी को साइन करके। दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस। 1992 में maastricht ट्रीटी को फॉर्म करके, maastricht ट्रीटी को साइन करके यूरोपियन यूनियन की स्थापना करी गई थी। ओके, एंड दैट्स द थिंग जो किया गया था। और आपको याद है, देखो ये ना एक काइंड ऑफ एन अग्रीमेंट था। maastricht ट्रीटी वाज अ काइंड ऑफ एन अग्रीमेंट, ताकि सारी जितनी भी स्टेट्स हैं दे वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ठीक है जी, सो ये है बेसिकली आपका यूरोपियन यूनियन। एक मिनट दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, उसके बाद बात करते हैं आपके शेंजन वीजा के बारे में। ये आपके बुक के अंदर नहीं मिलेगा, इसको आपको बुक की टाइमलाइन में मिल जाएगा। ये टाइमलाइन मतलब ये वाली टाइमलाइन, पेज नंबर 54 पे जो टाइमलाइन दे रखी है उसके अंदर शेंजन वीजा का मेंशन है। और ये करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये 1 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शेंजन वीजा क्या कहता है, एक बार देख लो शेंजन वीजा क्या कहता है आपका। शेंजन वीजा जो है दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट कि एक ही वीजा मोस्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में चल जाएगा। मतलब मान लो कि जैसे एशिया है, ओके, सो देयर इज एन एशिया के अंदर नेपाल है, भूटान है, इंडिया है, आपका पाकिस्तान है। साउथ एशिया के बारे में बात कर रही हूं मैं। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान, तो ये सारे नेशंस हैं। ऑलराइट, सो ये सारे नेशंस को विजिट करने के लिए एक ही वीजा, समझ रहे हो? नहीं, हमारे साउथ एशिया में ऐसा नहीं होता है, हमारे साउथ एशिया में ऐसा नहीं होता, बट यूरोपियन यूनियन मतलब पूरे के पूरे यूरोप के कॉन्टिनेंट में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को विजिट करने के लिए सिर्फ एक ही वीजा चलता है और एक ही वीजा चाहिए जिसको कहते हैं शेंजन वीजा। ओके, ये क्या है? अंडर द शेंजन वीजा वी जस्ट हैव टू गेट वीजा फ्रॉम वन ऑफ द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस, एंड आप घूम पाओगे, you will be able to visit the entire European, most of the European Union countries. Alright, so मतलब इतना यूनिटी है इनमें। इमेजिन करो इतनी ज्यादा यूनिटी। इमेजिन साउथ एशिया का एक वीजा लगता होगा। इमेजिन करो साउथ एशिया का एक वीजा लगने का मतलब है कि इंडिया भी घूम सकते हो एक ही साथ, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, हर जगह घूम सकते हो। सो दैट काइंड ऑफ यूनिटी यूरोपियन यूनियन हैज, जो यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद बात करते हैं कि व्हाट डज नंबर 12 सिग्निफाई ऑन द यूरोपियन यूनियन फ्लैग। गाइस प्लीज बुक ले लीजिए, बार बार बोल रही हूँ। ओके, यहाँ पे आप लोग जो है ये यू गाइज माइट बी एबल टू सी दिस फ्लैग, ओके, मैं ओवर है। तो यहाँ पे पहले तो ये छोड़ दो, पहले आ जाओ पेज नंबर 53 पे। पेज नंबर 53 पे ना आप लोगों को एक मैप दिख रहा होगा। मैप्स आएंगे गाइज, इस बार सब्जेक्टिव है, मैप्स आएंगे। यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होंगी ये ओल्डर कंट्रीज एंड न्यू कंट्रीज की। कौन सी ओल्ड कंट्रीज हैं जो जिन्होंने पहले ज्वाइन किया था, और कौन कौन सी नई कंट्रीज हैं। तो ओल्डर कंट्रीज में आपने देखा होगा स्वीडन है, फिनलैंड है, जर्मनी है, बेल्जियम है, यूके है, आयरलैंड है, लग्जमबर्ग है, बेल्जियम है, फ्रांस है, स्पेन है, पोर्तुगल है, इटली है, जर्मनी है, वेस्ट जर्मनी है। तो ये सारी कंट्रीज पुरानी कंट्रीज हैं, मतलब जिन्होंने पहले जो फॉर्मेशन के टाइम पे थी यूरोपियन यूनियन की। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा न्यू कंट्रीज जो है या न्यू मेंबर्स जो है वो ब्लू में मार्क्ड है। मतलब आपके एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। रिमेंबर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया वर आर द बाल्टिक कंट्रीज ऑफ CIS जिन्होंने CIS को ज्वाइन नहीं किया, तो इवेंचुअली उन्होंने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया था। ओके, पोलैंड है, चेक है, हंगरी है। तो ये सारी कंट्रीज नई कंट्रीज हैं जिन्होंने यूरोप को ज्वाइन किया है।
तो अब बात करते हैं कि नंबर 12 क्या सिग्निफाई करता है ओवर द यूरोपियन यूनियन फ्लैग। ये नंबर 12 क्या सिग्निफाई करता है, मेरे आसपास की चित्रकारी को अवॉइड करना अगर आपको दिख रही है तो। ठीक है जी। सो नंबर 12 क्या सिग्निफाई करता है, जो नंबर 12 ऑन द फ्लैग है, दैट स्टैंड्स फॉर सॉलिडारिटी एंड हार्मनी। प्लीज राइट इट डाउन समवेयर, और इट्स रिटन इन योर बुक के नीचे ऑल्सो। ओके, इट टॉक्स अबाउट सॉलिडारिटी एंड हार्मनी। ओके, नंबर 12। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार्स है ना, जो गोल्ड स्टार्स का सर्कल है वो सॉलिडारिटी एंड हार्मनी डिपिक्ट करता है। 12 नंबर नहीं अभी डिपिक्ट करा, 12 नंबर का मतलब बताऊंगी। अभी ये सर्कल ऑफ जो गोल्ड स्टार्स है जो बनाया गया है, ये 12 स्टार्स जो बनाए गए उसका सर्कल जो है वो सॉलिडारिटी एंड हार्मनी डिपिक्ट करता है। ओके, सॉलिडारिटी इज peace, okay, या prosperity. Harmony is where you're living in a very peaceful environment, so it depicts this, okay, between the people of Europe. And जो ये 12 stars हैं, ये जो 12 stars इन्होंने गोले में बनाए हुए हैं, ये 12 stars जो हैं लकी नंबर माना जाता है बेसिकली यूरोप में 12 को। सो ये जो 12 stars हैं, दिस ट्रेडिशनली जो है ये सिंबल है परफेक्शन का, कंप्लीटनेस का और यूनिटी का। ओके, ये जो 12 stars हैं, ये 12 स्टार्स डिपिक्ट करते हैं परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। मुझे प्लीज बताना यार अगर आप लोगों को बोर्ड नहीं दिख रहा है या कुछ ऐसा सीन है, या इफ दिस सेटअप इज नॉट कंफर्टेबल, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टीच यू द वे यू आर अंडरस्टैंडिंग इट बेटर। मूविंग फॉरवर्ड, प्लीज कमेंट डाउन, लेट मी नो। जो कमेंट करेगा, मुझे पता है कि वो वीडियो इतना तक देख रहा है, हाँ, तो प्लीज कमेंट डाउन। सो ड्रॉबैक्स ऑफ तो सबको समझ में आ गया। सो ये जो 12 स्टार्स हैं ये सिग्निफाई करते हैं परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। और ये जो आपका सर्कल है, ओके, द सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार्स जो है वो क्या सिग्निफाई करते हैं, सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार्स सिग्निफाई करते हैं सॉलिडारिटी एंड हार्मनी। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड चलते हैं और बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत चांसेस है आने के। 2 ड्रॉबैक्स है यूरोपियन यूनियन के, कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक है कि भैया आप लोगों ने ये कार्टून, मैं कार्टून डिपिक्शन भी करवाऊंगी, हाँ, सो प्लीज कार्टून डिपिक्शन एंड सब कुछ होगा, सो डोंट वरी। 2 ड्रॉबैक्स हैं यूरोपियन यूनियन के। नंबर 1 ड्रॉबैक क्या है यूरोपियन यूनियन का, सबसे पहला जो ड्रॉबैक है यूरोपियन यूनियन का वो ये है कि यूरोपियन यूनियन हैज अनेबल टू फ्रेम इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों को ये पिक्चर दिख रही होगी 55 पेज नंबर पे, तो ये 55 पेज नंबर पे आप ये शिप देख रहे होंगे और इनके सामने हर्डल्स देख रहे होंगे। तो ये शिप डिपिक्ट करता है द कोशिश, द ट्रायल ऑफ दैट मैटर, जो कोशिश कर रहा है यूरोपियन यूनियन अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए बनाने की, लेकिन कुछ हर्डल्स हैं जिसकी वजह से वो फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो वो हर्डल्स क्या है उस बारे में भी बात करते हैं। सो अनेबल टू फ्रेम इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला लिख लो अगर आप लिख रहे हो कहीं पे तो। ठीक है जी, अनेबल टू फ्रेम इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, अभी तक अपनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाया है, जबकि ये सारे मेंबर्स बहुत बार बैठे हैं, इन्होंने बैठ के बहुत बार डिस्कशन किया है, बहुत बार बनाने की कोशिश करी है, बट नहीं बना पाए हैं। ओके, क्यों नहीं बना पाए हैं, क्यों? क्योंकि हर किसी कंट्री के जो लीडर्स हैं, चाहे वो आपका कोई भी कंट्री हो गई, स्पेन हो गई, फ्रांस हो गई, ब्रिटेन हो गई, लग्जमबर्ग हो गई, बेल्जियम हो गई, लिथुआनिया हो गई, ये सारी कंट्रीज के जो आइडियोलॉजीज हैं, जो लीडर्स के माइंडसेट्स हैं, वो डिफरेंट हैं, जो मैच नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से दे हैव बीन अनेबल टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट इज समथिंग विच इज देयर। सेकेंड ड्रॉबैक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो सेकेंड ड्रॉबैक किस बारे में बात करता है, दैट सेकेंड ड्रॉबैक इज ब्रेक्जिट, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेक्जिट इज एन एक्रोनिम, अगर किसी को नहीं पता तो ब्रेक्जिट इज एन एक्रोनिम ऑफ ब्रिटेन एंड एग्जिट। ओके, ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया है यूरोपियन यूनियन से। 2 इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स थे भाई यूरोपियन यूनियन के, 2 थे। सबसे पहला ब्रिटेन था, दूसरा आपका फ्रांस था। फ्रांस अभी भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, बट ब्रिटेन नहीं है। इमेजिन करो ना, यूनाइटेड, ये वही हाल हो गया कि यूनाइटेड नेशन से यूएसए को निकाल दिया गया हो, या यूएसए जो है वो बैक स्टेप कर दिया गया हो।
दैट काइंड ऑफ अ थिंग इज देयर. इसका डिटेल ये है कि ब्रिटेन ने जो है 2016 के अंदर 2016 के अंदर ना ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने व्हाट आई वाज सेइंग, एक तो मैं प्लॉट भूल जाती हूँ बीच बीच में. हाँ, सो ब्रिटेन ने 2016 के अंदर रेफरेंडम कंडक्ट कराया, प्लेबिसाइड कंडक्ट कराया. रेफरेंडम या प्लेबिसाइड का मतलब होता है नोइंग द पीपल्स विल, कि भैया लोगों का क्या विल है, लोग क्या कहना चाहते हैं, लोगों की क्या मर्जी है. एंड एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया था, क्या क्वेश्चन, कि वेदर दे वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन और नॉट. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन के जो मोस्ट ऑफ द ब्रिटेन है, मतलब 51 पॉइंट समथिंग, 51.9 to be precise, 51.9% of the people in Britain said that they do not want to stay or be in European Union, and rest others, ठीक है, बाकी के जितने भी बचा परसेंटेज है, वीक इन मैथ सबको पता है, सो बाकी का जितना भी बचा हुआ परसेंटेज है वो सारे के सारे लोग जो हैं दे वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन. सो इवेंचुअली भैया मेजोरिटी थी इनकी जो ब्रिटेन के जो यूरोपियन यूनियन का साथ नहीं देना चाहते थे एंड वो यूरोपियन यूनियन में नहीं रहना चाहते थे. तो इसीलिए 2016 के अंदर सिर्फ रेफरेंडम हुआ, सिर्फ प्लेबिसाइड हुआ, ऑफिशियली ब्रिटेन ने एग्जिट किया था यूरोपियन यूनियन को 2020 के अंदर, मतलब अभी रिसेंटली. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेक्जिट कब हुआ, 2020 इज एन आंसर. पूछा जाता है प्लेबिसाइड या रेफरेंडम कब हुआ, 2016 इज एन आंसर. रिमेंबर दिस थिंग. ओके जी, उसके बाद बात कर, या आई एम सो सॉरी, वीडियो बीच में स्टॉप हो गई थी. सो अब बात करते हैं कि हाउ कैन वी से दैट यूरोपियन यूनियन जो है वो एक इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, कैसे एक पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भैया यूरोपियन यूनियन जो है वो एक इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बन चुका है. क्यों? क्योंकि इसकी जो इकोनॉमी है, जस्ट अ मिनट, इसकी जो इकोनॉमी है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है. एज ऑफ 2016 का डेटा आपका ये कहता है कि $17 ट्रिलियन की इसकी इकोनॉमी है. ओके, सो द जीडीपी इज मोर देन, इसकी जो जीडीपी है यूरोपियन यूनियन की, दैट इज मोर देन $17 ट्रिलियन एज ऑफ 2016, और 2021 में तो और बढ़ी गई होगी. इसका जो करेंसी है विच इज यूरो, दैट कैन इवेंचुअली पोज थ्रेट टू यूएस डॉलर. ओके, यूरो जो है वो यूएस डॉलर को भी थ्रेट दे सकता है. इसका जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, दैट इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द यूएस. जाहिर सी बात है यार, 27-28 कंट्रीज का जो शेयर होगा वर्ल्ड ट्रेड के अंदर वो एक कंट्री से ज्यादा तो होगा ही. सो दैट्स व्हाट इसका वर्ल्ड ट्रेड है, दैट इज मच लार्जर देन यूएसए. एंड अगर हम बात करते हैं कि ये जो है इसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स इज अलाउइंग इट टू बी मोर असर्टिव इन द ट्रेड डिस्प्यूट विद यूएस एंड चाइना. ओके, यूरोपियन यूनियन जो है वो ट्रेड डिस्प्यूट में भी कभी कभी फंस जाता है चाइना और यूएसए के साथ. और साथ आई एम रीडिंग इट ऑन पेज नंबर 53, ओके, लास्ट पैराग्राफ. एंड साथ ही साथ इसका जो इकोनॉमिक पावर है ये इन्फ्लुएंस करता है, किसको इन्फ्लुएंस करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस को भी. ऑलराइट, एंड इट ऑल्सो फंक्शंस एज एन इम्पॉर्टेंट ब्लॉक, इंटरनेशनल ब्लॉक है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच इज WTO जो फॉर्म करी गई थी 1995 के अंदर, हमने पढ़ा था यूनाइटेड नेशंस वाले चैप्टर में. तो जो WTO है उसके अंदर भी यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एंड इन्फ्लुएंशियल हिस्सा है. उसके बाद बात करते हैं इट बीइंग अ पॉलिटिकल एंड अ डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस. ओके, सो हाउ कैन वी से, इसका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हाउ कैन वी से दैट यूरोपियन यूनियन हैज एन इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, और हाउ कैन वी से दैट यूरोपियन यूनियन इज अ पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस. कैसे कह सकते हैं? पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस ये ऐसे है कि आपको याद है फ्रांस, भैया फ्रांस जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है. एवरीबडी शुड बी नोइंग दिस थिंग. तो इसका मतलब ये है कि अगर यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट अगर कोई भी डिसीजन हो रहा हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो फ्रांस उसको अपना वीटो यूज करके बचा सकता है. पहले तो ब्रिटेन भी था, बट अब सिर्फ फ्रांस रह गया है. सो फ्रांस कैन एक्चुअली सेव द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कोई भी रेजोल्यूशन से यूरोपियन यूनियन को आसानी से बाय यूजिंग इट्स पावर ऑफ वीटो. ओके, सो दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट. इसीलिए ये जो है ये एक पॉलिटिकल डोमिनेंस भी है, बिकॉज इट्स अ मेंबर, इट्स अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. आई थिंक आपकी बुक में ब्रिटेन एंड फ्रांस दोनों दिया हुआ है, बट ब्रिटेन इज नो मोर अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, सो प्लीज उसको काट दीजिएगा. ओके, एंड दैट्स हाउ. अगर हम इसकी मिलिटरीली बात करें तो भैया मिलिट्री के मामले में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है. ओके,
ये मिलिटरीली यूरोपियन यूनियन की जो कंबाइंड आर्म फोर्सेस है दैट इज सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड का मतलब क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड का मतलब है मिलिट्री या आर्मी जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि सबसे पहले जो अपने आर्मी के ऊपर या मिलिट्री के ऊपर स्पेंड करता है वो है यूएसए, और उसके बाद आता है आपका यूरोपियन यूनियन। ओके, सो सेकेंड लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस हैं इन द वर्ल्ड, एंड इसका जो टोटल स्पेंडिंग है डिफेंस के ऊपर, ये अपने पैसा जो है डिफेंस के ऊपर कितना लगाता है, इसका जो टोटल स्पेंडिंग है डिफेंस के ऊपर वो सेकेंड है आफ्टर यूएसए। ओके, सेकेंड पे आता है। इसका खर्चा भी जो इसका जो मिलिट्री पे या आर्मी पे जो खर्चा लगता है वो भी सेकेंड है आफ्टर यूएसए, और ये सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री भी है वर्ल्ड की। ओके, और आपको ये भी पता होगा कि भैया फ्रांस जो है, याद है एनएनपीटी हमने किया था, वी डिड एनएनपीटी, वी टॉक्ड अबाउट एनएनपीटी। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 5 ऐसे नेशंस हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना एंड रशिया, जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो रख सकते हैं। दे आर अलाउड टू कीप देयर न्यूक्लियर वेपन्स विद देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द एनएनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो उस हिसाब से फ्रांस जो है बच्चा वाली आपका फ्रांस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्रांस जो है वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। ओके, तो मिलिटरीली इसलिए भी वो स्ट्रॉन्गर। पहले तो ब्रिटेन भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था, तो आपको समझ में आ रहा है कि कितना नुकसान हुआ है ब्रेक्जिट होने से यूरोपियन यूनियन को। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग इज देयर। आई होप दैट यू गाइज लाइक द वीडियो, दैट्स इट। ओके, यूरोपियन यूनियन के अंदर इतना भी आप मैक्सिमम कर लेंगे, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग द वीडियो, share the video amongst your friends, subscribe to the channel if you guys haven't for more upcoming videos. Please make sure that every one of you are subscribing, and most important, please comment down and let me know how you like the video and what all other flaws is. I'll be more than happy to hear and to read all the constructive criticism. So please let me know, and thank you very much, and here I'm signing off. Thank you so much. Join Telegram group for the notes that are going to get provided then and there. Link will be in the description box, and मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन एशियान करेंगे हम लोग, एंड मोस्टली हम आई थिंक 3-4 वीडियोज में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। So thank you so much for watching, and it was so great having all of you people. Bye bye, take care and have a great day.